किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 3 जुलाई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और जिस हिसाब से भी मूवमेंट हो रहा है, बरसात का सीजन है और सोइंग का सीजन है। काफी सारी उथल-पुथल एग्री कमोडिटीज सेक्टर में मची हुई है, चाहे ग्वार हो, हल्दी हो, जीरा हो, धनिया हो। तो क्या रह सकता है आज का रुझान मार्केट का, इसके ऊपर ये चर्चा रहेगी। साथ-साथ बात करेंगे सोयाबीन के ऊपर भी। बारिश होती हुई दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में, काफी अच्छी खासी बारिश पिछले 2-3 दिनों से हो रही है। उसका असर सोयाबीन के भाव पे पड़ता हुआ दिख रहा है। कहाँ तक सोयाबीन के भाव जा सकते हैं? क्या 10,000 क्रॉस कर जाएँगे कि फिर से 6,000 आ जाएँगे? बात करेंगे। साथ-साथ हम बात करने वाले हैं मेंथा ऑयल के बारे में। मेंथा ऑयल में जिस हिसाब से भी मूवमेंट हो रहा है, 1100, 1200, 1500 या फिर से 900, क्या रहेगा मार्केट? चर्चा करेंगे इसके ऊपर। फिर से बात करेंगे कुक्कुट के और कैस्टर के ऊपर भी। कैस्टर में जिस हिसाब से गिरावट का माहौल जारी है, क्यों कैस्टर के भाव गिर रहे हैं? अभी क्या करना चाहिए कैस्टर में, और कुक्कुट में अभी क्या करना चाहिए? कुक्कुट में देखा जाए कॉटन सीड ऑयल के भाव लगातार ऊपरी स्तरों पे स्पॉट मार्केट में बने हुए हैं, लेकिन वायदा में ऊपर नीचे का कारोबार हो रहा है। तो लास्ट तक देखते हैं क्या करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा, ये वीडियो टोटली टोटली एजुकेशनल पर्पज के लिए। वायदा बाजार में ट्रेड करते पर बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड, आपको भी पता है, काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वार सीड के साथ में। ग्वार सीड का जो मार्केट है, अभी देखेंगे धीरे 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 धीरे, अगर वायदा बाजार की बात करेंगे तो जुलाई से मार्केट शिफ्ट हो चुका है अगस्त के साइड में। चार्ट पे भी अगस्त के भाव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अगस्त व्यू के। लेकिन जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, कल जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, चाहे ग्वार सीड हो चाहे ग्वार गम हो। गिरावट आखिर क्यों हो रही है? फंडामेंटल सारे पॉजिटिव है, फिर भी ग्वार में गिरावट, ऐसा हो क्या रहा है? काफी सारे मत आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सरकारी आंकड़े में बता रहा था, जो सोइंग के सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। जो लेटेस्ट डेटा आया था, लेटेस्ट सरकारी आंकड़े आए थे, उसमें बताया गया कि ग्वार का जो सोइंग एरिया है 6.4 लाख हेक्टेयर, 6.4 लाख हेक्टेयर यानी 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की सोइंग 29 जून तक गवर्नमेंट की सरकार, जो गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट, वो बता रही है। वही अगर आप पिछले साल देखेंगे 29 जून तक कितने नंबर थे? 29 जून तक 5.57, यानी कि पिछले साल के कंपेयर में अभी तक जो ग्वार की सोइंग है राजस्थान में, पिछले साल के कंपेयर में 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। इसके चलते मार्केट थोड़ा सा दबाव में। लोग सोच रहे हैं भाई, बारिश को लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं और फिर भी मार्केट का दबाव में है, और बारिश कम होने के बावजूद भी एरिया क्यों बढ़ रहा है? आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक मैंने ग्वार पे डिटेल वीडियो बनाया था, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बारिश काफी ज्यादा कम रहती है तो जो 3-4 फसलें हैं जो ग्वार के अल्टरनेटिव है, जैसे बाजरा हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, जनरली यही 4-5 फसलें हैं। इसमें सबसे कम पानी जो लगता है देखा जाए तो बाजरा और ग्वार को लगता है। उसके बाद दलहन का नंबर आता है, उसके बाद फिर आपका सोयाबीन कॉटन का नंबर आता है। यानी पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है सोयाबीन में। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, मैंने इस पे काफी डिटेल से वीडियो बनाया है। जिसने नहीं देखा वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ग्वार पे एक डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो हो सकता है इसका भी कारण हो सकता है, कम बारिश के चलते भी लोग ज्यादा फर्टिलाइजर कॉस्ट, चाहे ज्यादा चीजों को देखते हुए हो सकता है लोग ग्वार के साइड में शिफ्ट हो। लेकिन अभी कहना ये जल्दीबाजी है दोस्त, क्योंकि अभी ग्वार की जो सोइंग है अभी बाकी है। पूरे जुलाई खत्म होने के बाद क्या क्लियर पिक्चर निकल के आती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सोइंग कैसी रही है, बढ़ी है, घटी है? अगर एवरेज देखेंगे तो लगभग 26 से 27 लाख हेक्टेयर के आसपास की सोइंग होती है। कहाँ 26 से 27 लाख हेक्टेयर और कहाँ सिर्फ 6 लाख हेक्टेयर, यानी कि 20 लाख हेक्टेयर की सोइंग बाकी है, और इसी में हो जाएगा खेल। तो देखते हैं क्या रहता है, खेल होता है कि सोइंग बढ़ी रहती है, देखते हैं। लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल मेरे हिसाब से मुझे प्रदर्शित हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार ग्वार में ओवरऑल एरिया हो सकता है आगे चल के थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे। देखते हैं। लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से, अगर आप चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे मार्केट चल रहा है। और जो सपोर्ट बना हुआ है 5900, कल भी मार्केट ने कोशिश किया कि चलो 5900 का लेवल तोड़ देते हैं। जो लो बना था 5907 का लो बना था, लेकिन 5900 का लेवल नहीं टूटा, और 5900 को मार्केट अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हमारे दिमाग में भी वही रहना चाहिए, 5900 चाहे 5880 का एक सपोर्ट मान के मार्केट में चल सकते हैं। और ऊपर में जो संभावनाएं बनेंगी, मुझे लगता है कि 6250 से 6300 हो सकता है आज ही आपको मिल जाए।
नहीं तो नेक्स्ट वीक मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा क्योंकि ट्रेंड लाइन सपोर्ट जिस हिसाब से बना हुआ है और जिस हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि आज आने वाले वीक में एक बार में एक अच्छी खासी तेजी इंतजार कर रही है। इवन दो एक सर्किट भी इंतजार कर रहा, हो सकता है आपका सर्किट भी लगते हुए दिखाई दे। तो कंसोलिडेशन जोन से मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है और ऊपर में जो संभावना बन रही है 6250 से लेके 6300 गिरावट पे खरीदारी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा दोस्त कि अगर 5900 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर थोड़ा-सा बाइंग पोजीशन अवॉइड करिएगा, थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है? 5900 चाहे 5880 एक तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी मार्केट मान के चल रहा है। अगर इसके नीचे अगर मान लीजिए मार्केट निकलता है तो थोड़ा-सा बाइंग अवॉइड करिएगा, थोड़ा रुक के फिर बाइंग करेंगे। देखते हैं क्या रहता है मार्केट, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में पॉजिटिवनेस लग रही है। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में भी कल गिरावट देखने के लिए मिली थी। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 11350 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था। आज के सेशन के लिए क्या करना चाहिए? अगर देखा जाए अगस्त कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग है, गैप अप में चल रहा है और ये जनरली डिफरेंस रहता है। धीरे धीरे होगा, हो सकता है कि गैप इसको फिल करने के 450 के आसपास आए अगस्त कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ी गिरावट होती है उसके बाद खरीदारी करें, लेकिन इसमें भी आपको ग्वारगम में भी खरीदारी करके चलनी चाहिए। ग्वारगम में भी फंडामेंटल काफी ज्यादा पॉजिटिव। अभी हम क्रूड की और ये सारी चीजों की बातें नहीं करने वाले हैं, लड़ाई की बातें नहीं करने वाले। वो सारी चीजें डिस्काउंट हो चुकी हैं, जिस दिन हो रही थी बातें उस दिन हो रही थी, अब कुछ भी बात नहीं होगी। अब सिर्फ और सिर्फ सोइंग की बात होगी, बरसात की बात होगी और एक्सपोर्ट डिमांड की बात होगी। एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आएगी आपकी, क्योंकि लड़ाई भी धीरे धीरे खत्म होने वाली है और सोइंग कैसी रह रही है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रही है। किसान भाई बताएंगे, क्योंकि देखिए सरकारी आंकड़े जो आते हैं वो अपने जगह पे रहते हैं, ये सही बात है। और किस हिसाब से सरकारी आंकड़े आते हैं आपको भी पता है। जमीनी हकीकत क्या होती है किसान भाई लोग जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनसे पूछिए, एक एक जगह का, एक एक तालुका, एक एक जिला, एक एक ब्लॉक, हर लेवल पे आपको जानकारी वो देंगे। तो जो भी किसान भाई देख रहे हैं अपने ताल्लुक अपने लेवल की चीजें बताएं, अभी क्या चल रहा है ग्वार में, क्योंकि लोगों को जानना जरूरी है। सरकारी आंकड़े अपनी जगह पे हैं और वास्तविकता अपनी जगह पे, वास्तविकता आपको बतानी चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज में लगे हुए हैं, जागरूक करते रहते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है बताना चाहिए वास्तविकता आखिर हो क्या रही है ग्वार इंडस्ट्री में। ग्वार जिस हिसाब से अभी काफी दिन से एक कंसोलिडेशन जोन में है और जिस हिसाब से डिमांड इसकी निकल के आने की संभावना बन रही है, स्पेशली क्रूड ऑयल को देखते हुए मुझे लगता है कि काफी अच्छी खासी तेजी ग्वार में इस साल आएगी। तो गिरावट पे खरीदारी करिए और धीरे धीरे दोस्त यकीन मानिए 6300 का लेवल निकलता है तो फिर 7000 की बातें करेंगे। अभी 6300 का लक्ष्य ध्यान में आपको रख के चलना चाहिए ग्वार सीड में, और ग्वार कम में 12500 का लक्ष्य भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। आज के सेशन के लिए 11800 निकलता है तो फिर 12500 की बात नेक्स्ट वीक करेंगे हम। देखते हैं क्या रहता है। गिरावट पे खरीदारी ग्वारगम ग्वार सीड में आपको करके चलनी चाहिए। अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा मसालों की, और मसालों में सबसे पहले बात करेंगे हल्दी की। हल्दी में ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये जनरली अगस्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था चार्ट है, और इसमें ये जो कैंडल बना है, ऐसा कैंडल जनरली होता है ना, इसको जनरली स्पिनिंग टॉप जैसा इसको बोलते हैं। और जनरली ये होता क्या है, अगर ऐसा कुछ कैंडल बनता है, ये कैंडल मतलब एक तरह से आप देख रहे हैं ना, ये कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट टोटली कंफ्यूज है करना क्या चाहिए। और ऐसा कुछ होता है तो दोनों साइड मूवमेंट होता है, या तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है या तो ऊपर भी मार्केट जा सकता है। अब क्या संभावनाएं बन रही हैं ज्यादातर अगर देखते हैं मार्केट में, दो चीजें हैं। अगर आप ट्रेंड लाइन चार्ट के हिसाब से चलेंगे और ट्रेंड लाइन अगर देखेंगे तो जनरली जो मार्केट में रेजिस्टेंस अभी मेरे हिसाब से आ रहा है 18050 के आसपास आ रहा है, यानी मार्केट अगर जाता है तो 18050 के आसपास रुकना चाहिए। फंडामेंटली देखेंगे, जो बारिश को लेकर जो बातें हो रही थी कि बारिश 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 नहीं आ रही है, महाराष्ट्र में बारिश नहीं आ रही है, रेड अलर्ट कल जारी किया गया था। और मैं देख रहा था अगर आईएमडी के हिसाब से जाएंगे तो उनने जो निकाले हैं अपने आंकड़े और जो अनुमान निकाला है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 8 जुलाई तक खाली ब्लू 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 दिख रहा है। ये ब्लू ब्लू का मतलब क्या है? ब्लू ब्लू एफ डब्ल्यू एस, यानी कि घनघोर बारिश, घनघोर बारिश। यानी कि ये जो सप्ताह है देश के कई सारे जिलों में, राज्यों में काफी सारी बारिश का अनुमान बताई जा रही है, और उसमें महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में अगर मराठवाड़ा में देखेंगे तो 3 तारीख 4 तारीख तक बारिश दिखा रहे हैं, उसके बाद स्कैंटी दिखा रहे हैं। मराठवाड़ा में हो सकता है आगे चल के फिर बारिश कम हो। तो महाराष्ट्र में स्पेशली मराठवाड़ा जहाँ सोइंग हो रही है हल्दी की, वहां पे बारिश सिर्फ 2 दिन दिखा रहे हैं, उसके बाद स्कैंटी दिखा रहे हैं। अगर बारिश कम होती है तो फिर हल्दी भाग जाएगी। अगर 2-3 दिन बारिश अगर होती है, क्योंकि मैं कल देख रहा था, कल ये पूरा ब्लू ब्लू दिखा रहा था, आज इसने हरा हरा कर दिया है इनने। लेकिन
वही है, अगर बारिश ये हरा-हरा जो दिख रहा है, कल ब्लू दिख रहा था, ब्लू मतलब काफ़ी ज़्यादा कल बारिश 8 तारीख तक दिखाई जाती थी। कल के वीडियो में मैंने बोला भी था, अभी हरा-हरा दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब है यही है, बारिश के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। अगर जो भी बारिश अभी होगी वो हल्दी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर बारिश अगर होती है और हल्दी की सोइंग एक्टिविटीज़ बढ़ती है, तो हो सकता है भाव पे थोड़ा-सा दबाव बनते हुए आपको दिखाई दे। तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपको उछाल पे प्रॉफिट बुकिंग के मौके मिले, तो करना यही है। मेरे कहने का मतलब सीधा-सीधे तौर पे यही है, जो भी उछाल होता है, थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूली आपको वायदा हो चाहे हाज़िर हो, ज़रूर ही करना चाहिए। नीचे में मार्केट फिर से हो सकता है कि मार्केट आपको 17,300 17,200 तक आए। इसके नीचे निकलता है तो ट्रेंड लाइन अगर ये वाली पकड़ के चलेंगे तो 16,700 16,800, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। 17,300 17,200 अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मुनाफा वसूली होती भी है मार्केट में, तो इन स्तरों पे मार्केट रुकेगा। मेजर ट्रेंड मेजर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव, 18,050 के आसपास हो सकता है एक रुकावट मिले, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट जोन आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 18,500। तो कहने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी हल्दी चढ़ते हुए दिख रही है, और चढ़ते चढ़ते कब 20,000 पहुंचेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार ऐसी परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन रही है। किसान भाई लोगों से बातें हो रही थी, सीड की सड़न होने की खबरें आ रही हैं। जो पहले से सीड लगाए हुए थे काफी ज्यादा सड़ गए, इवन तो 25 से 30% तक सड़ गए हैं। और जब भी सड़न ऐसी होती है तो ऑटोमेटिकली जान जाइए, एरिया अगर बढ़ेगा भी और उधर पीछे से सीड सड़ते जाएगा, तो एरिया बढ़ने से और सोइंग होने से फायदा क्या? ओवरऑल फसल तो कमजोरी होगी, ओवरऑल एरिया तो कम ही हो जाएगा। वही हाल हल्दी में है। सीड सड़न की जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट पे एक हथौड़ा जरूर देंगी, और जब भी नीचे आएगा एक हथौड़ा मार्केट पे लगेगा, चलो ऊपर। और हल्दी इतनी जल्दी नीचे इस बार आने वाला नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से भी डिमांड निकल के आएगी। और सबसे बड़ी बात है, मैं देख रहा था एक्सपोर्ट के आंकड़े, जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको मैं शेयर करते रहता हूँ। एक्सपोर्ट के आंकड़े में इस बार चाइना ने गजब की खरीदारी की है। लगभग लगभग 1400 1500 टन की खरीदारी अप्रैल के महीने में सिर्फ अकेले चाइना ने कर ली। चाइना इतनी खरीदारी करता ही नहीं है। अगर अनुमान के हिसाब से देखा जाए, इंडिया के बाद जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना है, लगभग 90,000 टन की हल्दी उगाता है चाइना। लेकिन इस बार चाइना ने भी खरीदारी की है, यानी कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है चाइना में भी डिमांड निकल के आ रही है हल्दी की। मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही थी, खरीदारी ना ईरान ने की थी, ना यूएई ने की थी, ना कतर ने की थी, ना इराक ने की थी। ये सारे देश बैठ के देख रहे थे, भाई कब लड़ाई खत्म हो, कब हम लोग हल्दी कर दें, क्योंकि हल्दी के बिना खाना बनता कहाँ है। ठीक है, तो उस हिसाब से मिडिल ईस्ट से भी आपको डिमांड बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। चाइना से डिमांड बढ़ रही है, बांग्लादेश खरीद ही रहा है, श्रीलंका, नेपाल, सब जगह से डिमांड आ रही है। और तो और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वियतनाम और इंडोनेशिया, वहां तो इस पर फसल ही नहीं है, फसल काफी ज्यादा कमजोर। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं वहां पे हल्दी की फसल इस बार कमजोर है, कम है। इंडिया में भी वही हाल है। तो जो भी गिरावट रहेगी, खरीदारी के मौके आप खोजेंगे 17,300 17,000 16,800 के आसपास, और फिर धीरे धीरे 18,000 18,500 तक मार्केट आते हुए आपको दिखाई देगा। अगस्त तक मुझे लगता है कि मार्केट 18,500 19,000 तक जा सकता है। देखते हैं क्या रहता है। आगे बात करते हैं, और बात कर लेते हैं धनिया की। और धनिया में मैंने कल आपको बताया था कि दोस्त, जब भाव बढ़ जाएंगे डोमेस्टिक मार्केट में, तो लोग बंधे तो नहीं हुए कि नहीं इंडिया से ही धनिया खरीदना है, फलाने से ही खरीदना है, ठिकाने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भाव बढ़ेंगे तो लोग दूसरे देश दूसरे लोगों से खरीदेंगे। भाई बहुत सारे ऑप्शन है, और हो भी वही रहा है। इंडिया में एक तरफा तेजी धनिया में देखने के लिए मिली। ऑल टाइम हाई पे धनिया के प्राइस पहुंचते हुए दिखाई दिए, 16,000 तक धनिया के भाव जाते हुए दिखाई दिए। इतना मार्केट कभी धनिया का हुआ है क्या? अब भाई लोगों ने तलाशना शुरू किया कि कहाँ से खरीदा जाए, और हुआ ये कि रसिया से मार्केट में धनिया आना शुरू हो गया, और हो रहा है। अप्रैल में मैंने आंकड़े जो बता रहे थे, सरकारी आंकड़े, लगभग 2500 2600 टन के आसपास का धनिया सिर्फ और सिर्फ रसिया से आया है। रसिया के अलावा बुल्गारिया है, ठीक है, बहुत सारी कंट्री है, यूक्रेन भी करता है, यूरोप से भी आता है धनिया। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये भाव बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे ये भाव बढ़ेंगे वैसे वैसे इंपोर्ट बढ़ेगा, और इस बार धनिया का जो इंपोर्ट है बम्पर बढ़ने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि इन स्तरों पे धनिया में खरीदारी, कोई बोलेगा कि भाई धनिया खरीद 20,000 जाने वाला है, कहिए कि भाई तू दूर रहे। ठीक है, इंपोर्ट के क्या प्राइस आ रहे हैं, फिर उस वो बता कि बाहर से जो धनिया मंगाया जा रहा है उसके भाव क्या चल रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा धनिया के भाव नीचे आएंगे। मार्केट टेक्निकल चार्ट पे भी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड, ओवरबॉट में दिख रहा है, सॉरी। और ओवरबॉट में जब भी रहता है मार्केट, मार्केट नीचे आता है। और कहाँ तक आ सकता है, अभी तो 15,000 में बता रहा हूँ, उसके नीचे अगर आता है तो 14,800,
14,500 तक की संभावना मुझे धनिया में फिलहाल के लिए बनती हुई दिख रही है। वायदा में मुझे लगता है जो भी उछाल मिल रहा है भाई बेच के बैठ जाओ एकदम 1 डेढ़ महीना बेच के बैठ जाओ, मार्केट 14,000 14,500 तक लगता है कि आ सकता है। मेजर जो रेजिस्टेंस रहेगा 16,200 का रहेगा, 16,300 का रहेगा। अगर मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ से घूमता भी है तो 16,200 16,300 पे जाके रुक जाएगा। तो उछाल पे बिकवाली की सलाह धनिया में रहनी चाहिए। जीरा की बात करेंगे, जीरा में जो संभावनाएँ बन रही हैं, जीरा में संभावनाएँ भाई साहब देखिए मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है अराइवल्स निकल के आ जा रहे हैं। लोगों के पास 1 2-3 साल पहले काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, जब 65,000 जीरा चला गया था, सबको लगा भाई जीरा बो, जीरा बो, जीरा बो, मतलब जीरा क्या मतलब गोल्ड हो गया, सब कोई बोना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा स्टॉक हो गया, इस स्टॉक को निकालने के चक्कर में 2 साल 3 साल निकले, जीरा के भाव बढ़े ही नहीं। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है, जब भी भाव बढ़ रहे हैं, जो पुराना स्टॉक है लोग बोल रहे हैं निकालो, निकालो, निकालो। लेकिन इस साल प्रोडक्शन कम है आपको बता दूँ। स्टॉक्स भले निकल रहे हैं, लेकिन कितना ही स्टॉक्स निकल पाएँगे। जैसे ही मार्केट ये निकलने वाला है अगर 21,000 के ऊपर निकलेगा, एक एक तरफ़ा तेज़ी इसमें आने वाली है और 21,000 21,200 के ऊपर अगर निकलता है तो बहुत जल्दी 22,000 उसके बाद 23,000 तक के लेवल आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे अगस्त तक कहाँ तक जा सकता है जीरा? अगस्त तक 23,000 तक की संभावना जीरा में बनती हुई दिखाई दे रही है। इम्पोर्टेंट लेवल जो है अभी 19,800 20,000 के इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे। जो भी गिरावट रहेगी खरीदारी के मौके खोजने चाहिए जीरा में और ऊपर में फिर एकदम खरीद के चुपचाप बैठ जाइए या भूल जाइए मैंने जीरा भी खरीदा था। फिर देखिए 1 डेढ़ महीने 2 महीने के बाद क्या होने वाला है। वो मैं नहीं बताऊँगा, वो भाव ही बताएँगे, लेकिन जो संभावनाएँ बन रही हैं काफ़ी बेहतरीन संभावनाएँ जीरा में भी बन रही है। जीरा में भी खरीदारी के मौके आपको खोजने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कॉटन सीड ऑयल के कुकुड। कुक्कुड़ में देखिए कुक्कुड़ में कॉटन का जो प्रोडक्शन ये सोइंग के नंबर आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं। मैंने बताया भी था, कल भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे, टेक्निकल चार्ट्स पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो बन रहा है, अगर यहाँ से खींचेंगे ना तो 3630 3640 के आसपास ये बनते हुए दिखेगा आपको। तो कहने का मतलब है कि अगर टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से भी अगर आप जाएँगे तो कहीं न कहीं मार्केट आपको सपोर्ट के आसपास आते हुए दिख रहा है। इन स्तरों के आसपास अगर मार्केट आता है 3630 3640 आपको खरीदारी करके को कॉटन सीड ऑयल केक में चलना चाहिए। ओवरऑल आप देखेंगे सप्लाई काफ़ी ज़्यादा टाइट है और जिस हिसाब से संभावनाएँ अभी बन रही हैं, मुझे लगता है कि 3800 तक के भाव आपको 3850 तक के भाव आपको बनते हुए दिख सकते हैं। अगर बारिश कम होगी तो डिमांड इसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, खाने वाली चारे की डिमांड जो पशु आहार है, अगर बारिश कम होती है तो पशु आहार के भाव ऐसे ही बढ़ जाते हैं। बारिश कम होने का मतलब कॉटन सीड ऑयल के भाव भागेंगे। तो आपको गिरावट पे खरीदारी करनी है और आज के लिए 3640 3650 ये बाइंग लेवल रहेंगे। जो एसएल रहेगा, जो सपोर्ट रहेगा 3620 3610, ऊपर में जो संभावना रहेंगे 3800 के आसपास की आपको रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा कैस्टर सीड में। देखिए कल मैंने आपको बताया था, कल क्या पिछले 4 वीडियो से बता रहा हूँ मैं, भाई बुक करिए, बुक करिए, बुक करिए, बहुत हो गया कैस्टर, कैस्टर। अब कैस्टर सीड में जो संभावनाएँ बन रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? अगर कैस्टर ऑयल की अगर आप डिमांड देखेंगे, कैस्टर ऑयल की डिमांड कहाँ पिछले साल जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में लगभग-लगभग 6 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था और इस साल 2.5 से 3 लाख टन के एक्सपोर्ट पे ही कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट रुक गया है। कैस्टर ऑयल की डिमांड लगातार गिर रही है, उसके चलते जो मिल वाले हैं वो सोच रहे हैं भाई क्रशिंग कैसे किया जाए, क्यों किया जाए? जब कैस्टर ऑयल की ही डिमांड नहीं है तो क्रशिंग कैसे होगी? कैस्टर ऑयल की घटती डिमांड के चलते कैस्टर सीड के भाव गिरते हुए दिखाई दिए और हो सकता है ये आपको 6700 से लेके 6600 तक 66 6700 तक आने की संभावना कैस्टर ऑयल कैस्टर सीड में बनती हुई अरंडी में बनती हुई दिख रही है। सोइंग अभी चल रही है, बुआई चल रही है गुजरात में, थोड़ी धीमी है, सिर्फ कैस्टर के लिए नहीं, हर एग्री कमोडिटी के लिए धीमी है। आने वाले 10-15 दिन 20 दिन कैसे रहेंगे, कैसी सोइंग रहेगी, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन अभी जो चार्ट बता रहा है, चार्ट यही कह रहा है कि भाई बेचो बेचो बेचो, नीचे में 6600 6700 तक के लेवल आपको आने वाले हैं। तो जो भी उछाल मिलता है बेच मारिए, नीचे में 6600 6700 हो सकता है भाव आए, ऊपर में 7200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा इलायची के बारे में और भाई साहब इलायची मैं कितने दिन से बोल रहा था, इलायची में एक तरफ़ा तेज़ी, केरला मार्केट 3000 के ऊपर 3005 कल चला गया था ऑक्शन में 2955 के आसपास और वायदा बाजार तो भाई लगातार 3300 3200 के ऊपर ही चल रहा है।
लेकिन अभी क्या करना चाहिए, अभी इलायची में मुझे लगता है थोड़ी मुनाफ़ा वसूली आपको ज़रूर करनी चाहिए। बड़ी इलायची हो चाहे छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो सकता है आपको थोड़ी-सी नीचे आए, हो सकता है 30-40 रुपए ऊपर-नीचे करे, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है, बड़ी इलायची का पॉजिटिव है। 1750 से लेकर 1800 तक के लेवल आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लगेगा। कहने का मतलब है अगस्त से लेकर सितंबर तक हो सकता है ये भाव आपको देखने के लिए। इमीडिएट बेसिस पे अभी-अभी क्या करना है, अगर आज आपके पास पड़ा हुआ है तो आज के लिए आप बेच मारिए। थोड़ा-सा ज़रूर बेच मारिए, फिर नीचे में खरीद लीजिएगा। स्पेशली छोटी इलायची की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस तरफ से एक तरफा तेज़ी देखने के लिए मिली है, बहुत जल्द मुनाफ़ा वसूली आपको इसमें आती हुई दिखाई दे सकती है। तो बिकवाली करके आपको इलायची में चलना चाहिए। मेंथा ऑयल की बात करेंगे, मेंथा में भी थोड़ी-सी प्रॉफ़िट बुकिंग, लेकिन जो संभावनाएँ बन रही हैं, ओवरऑल तेज़ रहेगा। नीचे में अगर भाव आते भी हैं, तो कहाँ तक आएँगे? 1025, 1030, ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे मुझे नहीं लगता है कि भाव अभी आपको जाते हुए दिखेंगे। जो भी गिरावट होगी, खरीदारी आपको करके चलना चाहिए, वो सपोर्ट जो मैंने बताया। बाराबंकी हुआ, चाहे चंदौसी हुआ, जो मेन इलाका है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे मेंथा ऑयल होता है, इस बार लोगों ने मेंथा लगाया ही नहीं है। कहा कि यार ये कैसी कमोडिटी है, कितने दिन से 900-800 के रेंज में चला, क्यों इसको मैं नहीं बोना है, बोए नहीं। उसके चलते हुआ क्या है इस बार मेंथा में, अब मैं आपको बता दूं ओरिजिनलिटी, जो 50,000 टन का जो प्रोडक्शन हुआ करता था, 45,000 टन का प्रोडक्शन, वो सीधे सीधे 20-22,000 टन का प्रोडक्शन आके गिर गया है। और इतना कम प्रोडक्शन होगा तो भाई आप समझ सकते हैं ये कमोडिटी कैसी कहाँ जाएगी। और ऐसा तो नहीं है कि मेंथा का डिमांड नहीं है, चाहे आपका ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल हो, चाहे गुटखा हो, चाहे मेंथॉल वाली सिगरेट हो, कहाँ नहीं मेंथा की डिमांड होती है। लोग बोलते हैं सिंथेटिक सिंथेटिक मेंथा बनाने के लिए भी ओरिजिनल मेंथा की आवश्यकता होती है। बिना ओरिजिनल मेंथा के सिंथेटिक मेंथा बनता ही नहीं है। तो कहने का मतलब डिमांड साइड से ये सेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अपना ग्वार है ना, हर चीज में फिट हो जाता है। कोई भी सेक्टर लो, टेक्सटाइल लो, फूड लो, प्रिंटिंग, मतलब कोई भी सेक्टर उठाओ उसमें ग्वार का इस्तेमाल पड़ते है। उसी तरह ये मेंथा है, फूड सेक्टर में भी है, मेडिकल सेक्टर में भी है, हर चीज में है मेंथा। तो निचले स्तरों से खरीदारी इसमें लौटती हुई आपको दिखाई दे सकती है। जो भी गिरावट हो रही है ना, आंख मूंद खरीद के रख दीजिए, 2-4 महीना भूल जाइए। ये भाव मुझे लगता है कि इस बार 1200 1300 तक जाते हुए आपको दिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रहेगा, लेकिन इतना ये जा सकता है, इसमें इतनी काबिलियत है। तो गिरावट पे खरीदारी की सलाह आपको मेंथा ऑयल में मेरे साइड से रहेगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा सोयाबीन के ऊपर, और सोयाबीन में क्या हो रहा है, सोयाबीन में मैं देख रहा था, अगर मानसून देखेंगे, मध्य प्रदेश में लगातार मानसून गिरते हुए दिख रहा है, बारिश होती हुई दिख रही है। अब सोइंग एरिया बढ़ेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सोइंग आपको इम्प्रूव होते हुए देखिए, क्योंकि जिस हिसाब से सोयाबीन के इस बार भाव मिले, किसानों को काफ़ी ज़्यादा रुझान सोयाबीन पे रह सकता है। सोयाबीन में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खरीदारी आपको करनी चाहिए। बाकी दलहन की बात करेंगे, तुअर हो, मूँग हो, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के जो नंबर आ रहे हैं, सोइंग के नंबर काफ़ी ज़्यादा पीछे आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लोग सोइंग काफ़ी ज़्यादा कम कर रहे हैं। उसका असर आपको भाव पे पड़ते हुए कल हमने तुअर के भाव बढ़ते हुए देखे थे। आगे चल के तुअर के भाव में अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। बहुत जल्दी तुअर के भाव को 85-100 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर आप चना की बात करेंगे, देखिए चना फिर से बढ़ते हुए दिखाई दिया है। बहुत जल्दी 6000 के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखा है। 6000 निकलता है तो फिर 6150, 6400 तक की संभावना है। मैंने बहुत पहले ही आपको बता रखा है, 6400 तक चना के भाव आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है। बाकी एक कमोडिटी छूट रही है मेरे से, वो है मेथी। मेथी में पिछले 3 दिनों में अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखी है। मॉडल प्राइस जो है ऑल इंडिया के लगभग 67-6800 तक आते हुए दिखाई दे। स्पेशली अगर आप गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में मेथी के भाव में एक तरफा तेजी पिछले 3 दिनों में देखने के लिए मिले। अराइवल्स काफ़ी ज़्यादा कम है, और जिस हिसाब से अभी संभावना बन रही है मेथी का, वो बहुत जल्दी आपको 7000 जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मेथी भी खरीदारी करके आपको चलनी चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, समय नहीं रहता है बताने का। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएँगे, और अपना प्यारा-प्यारा कमेंट ज़रूर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मसालों में थोड़ा-सा आज, और ग्वार में आज शुक्रवार का दिन है, तो थोड़ा-सा एहतियात बरतिएगा अगर आप ट्रेड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल रहेगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।